अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, पेज नंबर 166। व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट लिखना और उसका प्रयोग करना। जब हम अपने भीतर गहराई में जाते हैं, जब हम अपने मूलभूत पैराडाइम्स को सही सिद्धांतों के सामंजस्य में लाने के लिए उन्हें समझते और व्यवस्थित करते हैं, तो हम एक प्रभावकारी तथा शक्तिदायक केंद्र की रचना तो करते ही हैं, एक स्पष्ट लेंस की भी रचना करते हैं जिससे हम संसार को देख सकते हैं। फिर हम उस लेंस को इस बात पर फोकस कर सकते हैं कि हम अनूठे व्यक्ति के रूप में इस संसार से कैसे संबंध बनाएंगे। फ्रैंकल कहते हैं कि हम जीवन में अपने लक्ष्यों का आविष्कार नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें पहचानते हैं। मुझे शब्दों का यह चयन पसंद है। मैं सोचता हूँ कि हम में से प्रत्येक में एक अंदरूनी मॉनिटर या एहसास होता है जिसे हम विवेक कहते हैं। यह हमें अपने अनूठेपन की जागरूकता प्रदान करता है और यह बताता है कि हम कौन से अनूठे योगदान दे सकते हैं। फ्रैंकल के शब्दों में, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट कर्तव्य या लक्ष्य होता है। इसमें उसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता, न ही उसका जीवन दोहराया जा सकता है। इस प्रकार हर एक काम उतना ही अनूठा होता है जितना कि इसे अमल में लाने का उसका विशिष्ट अवसर। उस अनूठेपन को शाब्दिक अभिव्यक्ति देने की कोशिश में हमें प्रोएक्टिविटी और अपने प्रभाव के वृत्त में काम करने का मूलभूत महत्व फिर से याद आ जाता है। बाहर वाले चिंता के वृत्त में जीवन का कोई अमूर्त अर्थ खोजने की कोशिश करना, अपनी प्रोएक्टिविटी जिम्मेदारी को त्यागना होगा। ऐसी कोशिशों के द्वारा हम अपनी प्रथम रचना को परिस्थितियों और दूसरे लोगों के हाथ में सौंप देते हैं। हमारा अर्थ हमारे भीतर से आता है। पुनः फ्रैंकल के शब्दों में, अंततः मनुष्य को यह नहीं पूछना चाहिए कि उसके जीवन का अर्थ क्या है, बल्कि यह समझना चाहिए कि यह सवाल उसी से पूछा जा रहा है। संक्षेप में, जीवन हर व्यक्ति से यही सवाल करता है और वह अपने जीवन के बारे में जवाब देकर ही इस सवाल का जवाब दे सकता है। जीवन के प्रति जिम्मेदार होकर ही वह प्रतिक्रिया कर सकता है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी या प्रोएक्टिविटी प्रथम रचना के लिए मूलभूत है। अगर हम कंप्यूटर की भाषा का फिर से प्रयोग करें तो पहली आदत कहती है आप प्रोग्रामर हैं। दूसरी आदत इससे आगे कहती है प्रोग्राम लिखो। जब तक आप यह नहीं मानते कि आप जिम्मेदार हैं और प्रोग्रामर हैं, तब तक आप प्रोग्राम लिखने में सचमुच मेहनत नहीं करेंगे। प्रोएक्टिव व्यक्तियों के रूप में हम यह व्यक्त कर सकते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं और अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। हम एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट यानी एक व्यक्तिगत संविधान लिख सकते हैं। मिशन स्टेटमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप रातों रात लिख सकते हो। इसमें गहरे आत्मनिरीक्षण, ध्यानपूर्ण विश्लेषण, सुविचारित अभिव्यक्ति तथा अक्सर कई बार लिखे जाने की जरूरत होती है। तब कहीं जाकर यह अंतिम रूप में आता है। इसके प्रति आरामदेह महसूस करने में आपको कई सप्ताह या महीने भी लग सकते हैं। जब आप अंततः यह महसूस करें कि यह आपके गहनतम जीवन मूल्यों तथा दिशाओं की पूर्ण और संक्षिप्त अभिव्यक्ति है, इसके बाद भी आप इसकी नियमित समीक्षा करना चाहेंगे। जब समय आपको कुछ नया सिखाएगा या परिस्थितियां बदलेंगी, तो समीक्षा के दौरान आप इसमें छुटपुट परिवर्तन करना चाहेंगे। परंतु मूल रूप से आपका मिशन स्टेटमेंट आपका संविधान बन जाता है। यह आपकी जीवन दृष्टि तथा जीवन मूल्यों की ठोस अभिव्यक्ति बन जाता है। यह वह पैमाना बन जाता है जिसके द्वारा आप अपने जीवन की हर अन्य चीज का मूल्यांकन करते हैं। मैंने हाल ही में अपने मिशन स्टेटमेंट की समीक्षा की है, जो मैं नियमित रूप से करता हूँ। साइकिल यात्रा के बाद जब मैं समुद्र किनारे अकेले बैठा तो मैंने अपना ऑर्गेनाइजर निकाला और इस पर मेहनत की। इसमें कई घंटे लगे, परंतु मुझे स्पष्ट का, सुव्यवस्था तथा प्रतिबद्धता का, उल्लास और स्वतंत्रता का एहसास हुआ।
मुझे लगता है कि प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि अंतिम परिणाम। मिशन स्टेटमेंट लिखने या इसकी समीक्षा करने से आप बदल जाते हैं, क्योंकि यह आपको अपनी प्राथमिकताओं के बारे में गहराई तथा सावधानी से सोचने के लिए विवश करता है और आपके व्यवहार को आपके विश्वासों के अनुरूप बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। जब आप यह करेंगे तो दूसरे लोगों को यह एहसास होने लगेगा कि आप अपने साथ होने वाली घटनाओं से संचालित नहीं होते हैं, बल्कि आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में आप रोमांचित हैं और आपको लक्ष्य का एहसास है। समूचे मस्तिष्क का प्रयोग करना। हमारी आत्म जागरूकता हमें अपने विचारों की जांच करने की शक्ति देती है। यह व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट की रचना करने में विशेष रूप से सहायक होती है। इसका कारण यह है कि दो अनूठी मानवीय प्रतिभाएं, कल्पना और विवेक, हमें दूसरी आदत के प्रयोग में सक्षम बनाती हैं और ये दोनों मूलतः मस्तिष्क के दाएं हिस्से के कार्य हैं। दाएं मस्तिष्क की क्षमता का दोहन कैसे किया जाए, यह समझने से हमारी प्रथम रचना की योग्यता बहुत बढ़ जाती है। दशकों तक उस बारे में काफ़ी शोध हुआ है जिसे मस्तिष्क आधिपत्य अवधारणा, ब्रेन डोमिनेंस थ्योरी कहा जाता है। निष्कर्ष मूलतः यह बताते हैं कि मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों गोलार्ध अलग अलग कार्यों के विशेषज्ञ होते हैं जिन पर उनका आधिपत्य होता है। वे अलग अलग ढंग से जानकारी की व्याख्या करते हैं और अलग अलग तरह की समस्याओं से निपटते हैं। मूलभूत रूप से बायां गोलार्ध अधिक तार्किक शाब्दिक होता है, जबकि दायां गोलार्ध अधिक अंतर्ज्ञानी और रचनात्मक होता है। बाएं गोलार्ध का संबंध शब्दों से है, दाएं का तस्वीरों से। बाएं गोलार्ध का संबंध हिस्सों और विशिष्ट वर्णनों से है, जबकि दाएं का समूचे रूप और हिस्सों के आपसी संबंध से। बाएं गोलार्ध का संबंध विश्लेषण, एनालिसिस से है, यानी यह किसी वस्तु को टुकड़ों में अलग अलग करके देखता है, जबकि दाएं का संबंध संश्लेषण से है, यानी यह अलग अलग टुकड़ों को मिलाकर देखता है। बाएं का संबंध क्रमिक चिंतन से है, दाएं का संबंध सबके एक साथ और संपूर्ण चिंतन से है। बायां गोलार्ध समयबद्ध है, जबकि दायां समय मुक्त है। हालांकि लोग मस्तिष्क के दोनों हिस्सों का प्रयोग करते हैं, परंतु आमतौर पर हर व्यक्ति में एक न एक हिस्सा अधिक प्रबल होता है। जाहिर है, आदर्श स्थिति तो यह होगी कि व्यक्ति मस्तिष्क के दोनों हिस्सों के बीच अच्छा तालमेल रखे तथा दोनों की ही योग्यताओं को विकसित करे, ताकि वह पहले यह जान सके कि इस स्थिति में किस चीज़ की ज़रूरत है और फिर वह उससे निपटने के लिए उचित साधन का इस्तेमाल करे। परंतु लोगों में अपने आधिपत्य वाले गोलार्ध के आरामदेह दायरे, कंफर्ट जोन में बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए वे हर स्थिति का विश्लेषण दाएं या बाएं मस्तिष्क की वरीयता के अनुसार करते हैं। अब्राहम मास्लो के शब्दों में, जो व्यक्ति हथौड़े के प्रयोग में निपुण होता है उसमें हर चीज को कील समझने की प्रवृत्ति होती है। यह एक और तत्व है जो युवती बूढ़ी महिला की अनुभूति के अंतर को प्रभावित करता है। दाएं मस्तिष्क और बाएं मस्तिष्क के लोग चीज़ों को भिन्न तरीक़ों से देखते हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ मुख्यतः बाएं मस्तिष्क का आधिपत्य है। इसमें शब्दों, नापतोल और तर्क को सिंहासन पर बिठाया जाता है, जबकि हमारे स्वभाव के अधिक रचनात्मक तथा कलात्मक पहलू, हमारे अंतर्ज्ञान, हमारे बोध को अक्सर उतनी प्रधानता नहीं दी जाती। हम में से बहुत से लोगों को अपने दाएं मस्तिष्क की क्षमता का दोहन करना मुश्किल लगता है। जाहिर है, यह वर्णन बहुत ही सरलीकृत है और नए अध्ययन निश्चित रूप से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली पर अधिक प्रकाश डालेंगे। मुद्दे की बात यह है कि हम भिन्न प्रकार की विचार प्रक्रियाओं को अपनाने में सक्षम हैं, परंतु हम अपनी क्षमता का बहुत कम दोहन करते हैं।
जब हम अपने मस्तिष्क की विभिन्न क्षमताओं के बारे में जागरूक होते हैं तो हम विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने मस्तिष्क का सचेतन प्रयोग अधिक प्रभावकारी ढंग से कर सकते हैं। दाएं मस्तिष्क का दोहन करने के दो तरीके। मॉडल के रूप में मस्तिष्क आधिपत्य अवधारणा का प्रयोग करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने रचनात्मक दाएं मस्तिष्क के प्रयोग की हमारी क्षमता से हमारी प्रथम रचना की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हम अपने दाएं मस्तिष्क की क्षमता का जितना अधिक प्रयोग करेंगे, हम इस बात की समग्र तस्वीर देखने में उतने ही अधिक सक्षम होंगे कि हम जीवन में क्या करना और बनना चाहते हैं। हम मानसिक चित्रण करने, संश्लेषित करने और समय तथा वर्तमान परिस्थितियों को पार करने में उतने ही अधिक सक्षम होंगे। दृष्टिकोण का विस्तार करें। कई बार कई अनियोजित अनुभव हमें बाएं मस्तिष्क के परिवेश तथा विचार प्रक्रियाओं से बाहर धकेल कर दाएं मस्तिष्क के परिवेश में पहुंचा देता है। किसी प्रियजन की मृत्यु, गंभीर बीमारी, आर्थिक संकट या बड़ी विपत्ति हमें अलग हटकर खड़े होने, अपने जीवन को देखने और खुद से कुछ मुश्किल सवाल पूछने के लिए विवश कर सकती है। वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है? मैं जो कर रहा हूं वह क्यों कर रहा हूं? परंतु अगर आप प्रोएक्टिव हैं तो आपको अपने दृष्टिकोण का विस्तार करने के अनुभव के लिए परिस्थितियों या दूसरे लोगों का इंतजार नहीं करना पड़ता। आप सचेतन रूप से अपने अनुभवों की रचना खुद करते हैं। ऐसा करने के कई तरीके हैं। आप अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अपनी अंत्येष्टि की तस्वीर देख सकते हैं, जैसा हमने इस अध्याय के शुरू में किया था। अपनी खुद की मरणोपरांत प्रशस्ति लिखें। इसे सचमुच पूरी स्पष्टता से लिखें। आप अपने विवाह की 25वीं और फिर 50वीं सालगिरह की काल्पनिक तस्वीर देख सकते हैं। इस तस्वीर को अपने जीवन साथी के साथ बैठकर देखें। उस पारिवारिक रिश्ते के सार को पकड़ने की कोशिश करें जिसे आप इतने वर्षों तक रोजाना निवेश करके बनाना चाहते हैं। आप अपनी वर्तमान नौकरी से रिटायरमेंट की काल्पनिक तस्वीर देख सकते हैं। आप अपने क्षेत्र में कौन से योगदान देना चाहेंगे, कौन सी उपलब्धियां हासिल करना चाहेंगे, रिटायरमेंट के बाद आपकी योजनाएं क्या होंगी, क्या आप दूसरा कैरियर शुरू करेंगे? अपने मस्तिष्क का विस्तार करें। काल्पनिक तस्वीर को पूरे विस्तार से देखें। जितने अधिक भाव और भावनाएं आप इसमें शामिल कर सकते हो कर लें। जितनी अधिक इंद्रियों का आप प्रयोग कर सकते हो करें। मैंने अपने विश्वविद्यालयीन कक्षाओं में इस तरह की काल्पनिक तस्वीरें देखने के कई प्रयोग किए हैं। मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ, यह मान लें कि आपके पास जीने के लिए बस यही एक सेमेस्टर है और इसी सेमेस्टर के दौरान आपको विश्वविद्यालय में अच्छे विद्यार्थी की तरह रहना है। अपने मन में इसकी काल्पनिक तस्वीर देखें कि आप अपना यह सेमेस्टर किस तरह बिताएंगे। चीज़ें अचानक एक अलग दृष्टिकोण में पहुंच जाती हैं। जिन जीवन मूल्यों को पहले कभी पहचाना भी नहीं गया था, वे तत्काल उभर कर सामने आ जाते हैं। मैं विद्यार्थियों से कहता हूं कि वे 1 सप्ताह तक इस विस्तृत दृष्टिकोण के साथ रहें और अपने अनुभवों को डायरी में लिख लें। परिणाम बहुत आश्चर्यजनक होते हैं। वे अपने माता पिता को पत्र में लिखने लगते हैं कि वे उन्हें कितना प्यार करते हैं और उनकी कितनी सराहना करते हैं। वे अपने भाई बहन या मित्र के साथ सुलह कर लेते हैं जिसके साथ उनके संबंध झगड़े के कारण कमज़ोर हो गए थे। उनकी गतिविधियों की प्रबल केंद्रीय विषय वस्तु और अंतर्निहित सिद्धांत प्रेम बन जाता है। बुरा बोलने, बुरा सोचने, अपमान करने या दोष देने की निरर्थकता बहुत स्पष्ट हो जाती है। जब वे इस संदर्भ में सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ कुछ समय ही जिंदा रहना है, सिद्धांत और जीवन मूल्य पर एक के सामने अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। कल्पना का प्रयोग करने की कई ऐसी तकनीकें हैं जो आपको अपने जीवन मूल्यों के संपर्क में ला सकती हैं। मेरे द्वारा प्रयोग में लाई गई अलग अलग तकनीकों का परिणाम एक जैसा ही होता है। जब लोग गंभीरता से यह पहचानने का संकल्प लेते हैं
कि उनके लिए जीवन में सचमुच सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वे सचमुच क्या बनना और करना चाहते हैं, तो वे बहुत श्रद्धामय बन जाते हैं। वे आज और कल से अधिक बड़े संदर्भों में सोचने लगते हैं। आज के लिए इतना है, बाकी कल। जय हिंद।